तो मैंने आपके साथ शिक्षा आयोग से संबंधित अनेक वीडियो साझा किया है। इसमें मैंने मैकाले के विवरण पत्र से इसकी शुरुआत किया हूं और लगातार एक के बाद एक आने वाले शिक्षा आयोग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हंटर शिक्षा आयोग के बारे में बताया था और अगर आप इसमें एक एक करके सभी शिक्षा आयोग की जानकारी आप हासिल करते हैं, स्वतंत्रता पूर्व के और स्वतंत्रता बाद के, जो मैं अभी शुरुआत किया हूं और आज मैं एक नए वीडियो के साथ इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही एसेंशियल है और इससे आपको बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आज आपके साथ जिस आयोग की चर्चा करने वाला हूँ वह है रेले आयोग। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि रेले आयोग के गठन का क्या कारण था। आखिर जो उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने रेले आयोग को गठित क्यों किया, लॉर्ड कर्जन ने मैकाले के विवरण पत्र की आलोचना क्यों की, साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि रेले आयोग ने सरकार को क्या क्या सुझाव दिए जो बहुत ही उस समय के दृष्टिकोण से और आज भी उसका बहुत हद तक पालन हो रहा है, क्यों महत्वपूर्ण था। इन सब का मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, रेले कमीशन का जो पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा मैकाले की नीति की आलोचना। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो था वो भारतीय शिक्षा को सुधारने का इच्छुक था। इसके बहुत से राजनीतिक कारण भी थे दोस्तों, क्योंकि मैकाले के समय का भारत और लॉर्ड कर्जन के समय के भारत में काफ़ी अंतर था और लॉर्ड कर्जन के जो राजनीतिक इच्छा थी, ये जो जिस तरह से वो अपने समय में भारत को चलाना चाहता था, वो मैकाले की नीति फिट नहीं बैठती थी और इसीलिए उसने मैकाले की नीति की आलोचना की। उसने मैकाले की नीति की आलोचना इसलिए की और यह कह करके कि यह देसी भाषा के विरुद्ध है, क्योंकि दोस्तों बीच में जितने भी कमीशन आए, जितने भी नीतियाँ बनी, उन सब में मैकाले की नीति को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया। भले ही थोड़ा बहुत सुधार करते चले गए, लेकिन पूरी तरह से उसे निरस्त नहीं किया था। और लॉर्ड कर्जन के समय में वो जो देसी जो भाषा की बात थी और जो मैकाले ने जिसको नीचा दिखाया था, वो कर्जन चाहता था कि मैं कहीं न कहीं भारतीयों के दिल में बैठ जाऊं और फिर अपना काम यहाँ सुचारू रूप से करता रहूं, जो 1905 में नज़र आता है जब वो बंगाल विभाजन करता है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि कर्जन के जो शिक्षा की व्यवस्था था, जो भारतीय शिक्षा में वो सुधार करना चाहता था, वो राजनैतिक अधिक और शैक्षणिक कम था। दोस्तों, उसने क्या किया कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें उच्चतम शिक्षा यानी हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ के अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में जितने भी प्रस्ताव पारित हुए दोस्तों, मैंने आपको बताया वो राजनीतिक अधिक थे और शैक्षणिक कम था, जिसके कारण शिमला सम्मेलन में जितने भी पारित प्रस्ताव थे उन सब की बहुत ज़बरदस्त आलोचना हुआ और इस आलोचना से विवश होकर दोस्तों कर्जन द्वारा 1901 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और 1902 में इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि रेले कमीशन के गठन का क्या उद्देश्य था। ये सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रेले कमीशन के गठन का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो विश्वविद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाना, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति क्या है तात्कालिक समय में, उस समय उसकी स्थिति का पता लगाना इसका मूल उद्देश्य था। और ध्यान दीजिए, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को दूर रखा गया था, इसके परिधि के अंदर नहीं रखा गया था। यानी कि ये जो रेले कमीशन था वो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर बात नहीं करनी थी इसको। और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे दोस्तों, उन दोनों का नाम है, मैं आपको बता दूं, आप नोट भी कर लेना, सैयद हुसैन बिलग्राम और गुरदास
बनर्जी। इसी आयोग की सिफारिश पर दोस्तों 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। और इस अधिनियम के मुख्य क्या बातें थी, इस अधिनियम के क्या प्रावधान थे, मैं अभी आपको एक एक करके इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो रेले आयोग ने जो प्रावधान प्रस्तुत किए दोस्तों, और उसी के बाद 1902 में किए, और उसी के बाद वो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में पारित हुआ। तो इसके क्या क्या प्रावधान थे, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्ट किया गया। और इसका कार्यकाल को भी 6 वर्ष से रखा गया, यानी इस पर किसी का आधिपत्य स्थापित ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया कि 6 वर्ष के बाद आपको हट जाना होगा। उप सदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाना था। यहाँ पर क्या किया गया कि सरकार जो अपने पक्ष वाले लोग हैं उन्हीं को चयन करेंगे। और इसका ध्यान मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो आयोग था दोस्तों, या जो कर्जन की शिक्षा में सुधारने की जो नीति थी, वो राजनैतिक अधिक शैक्षणिक कम था। तो चुने हुए सदस्यों की संख्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक 20 और 15 होने चाहिए। दोस्तों, इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालयों में यानी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टडी है, जो रिसर्च है, उसके लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें क्या अधिकार दिया गया वो देखिए। तो विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया, जो कर्जन चाहता था। सरकार को यूनिवर्सिटीज़ के सेनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया, जिसमें ये जो चाहता, अगर वो प्रस्ताव के विरोध में अगर ये रहता तो वो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। यानी कौन? सरकार के बारे में। अब देखिए इसमें क्या हुआ। तो जब ये अधिनियम आया दोस्तों, तो इसमें अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर करने की सिफारिश की गई थी। यानी जो सरकार के कॉलेज नहीं है उस पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। सीनेट को समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण का अधिकार मिल गया। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीयों को ही रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, गवर्नर जनरल को यूनिवर्सिटीज़ की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया, जो इसके पहले नहीं था। तो आप ये सोचिए कि आज भी स्थिति ऐसा है दोस्तों कि बहुत से चीज़ों को आज के समय में भी फॉलो किया जाता है। तो जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय जो उस समय थे, लॉर्ड कर्जन, वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटीज़ की जो क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाए उसका उससे अधिकार मिल जाए, और ये रेले कमीशन ने इसकी सिफारिश कर दी। और दोस्तों, कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। यानी कॉलेज किस यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ये सभी चीज़ों का अधिकार अब सरकार को मिल गया। यानी इस रेले आयोग ने दोस्तों कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने का एक हथियार दे दिया। और आप जानते हैं कि 1 साल बाद ही उसने बंगाल विभाजन कर दिया। तो ये शुरुआत था उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा का, और बहुत आगे तक इसने कार्य किया कि किस तरह से इसे खत्म किया जा सके। तो ये था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के मुख्य प्रावधान, जिसके तहत आपने देखा कि इसने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को किस तरह से प्रभावित किया, और कहीं न कहीं सरकार को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए।